अब जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ प्रश्न और हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ था आप सभी को पुराने लेक्चर में, उसी के आधार पर कुछ और प्रश्न आपके पाठ के अंतर्गत आए हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, जो दूसरा सेट है प्रश्नों का, कि घनत्व जो है वो क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। तो इसी सूत्र के आधार पर इसमें पूछा है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। सबसे पहले लिखा है वायु, तो वायु का घनत्व सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कणों की संख्या सबसे कम है, अर्थात द्रव्यमान कम है वायु के केस में। और आयतन, अगर 1 लीटर आयतन है तो उसमें द्रव्यमान बहुत कम है, तो वायु सबसे पीछे चली जाएगी, सबसे पीछे हो जाएगा एयर। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे चिमनी का धुआं, चिमनी के धुएं में कुछ मिट्टी के कण या अन्य चीज़ों के कण हैं, इसलिए थोड़ा सा घनत्व ज़्यादा होगा चिमनी के धुएं का। अगर सी से हम चिमनी दिखा रहे हैं तो चिमनी के धुएं का उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ घनत्व। तो अब आगे शहद और जल हैं, उसमें जल जो है वो शहद की अपेक्षा हल्का है, इसलिए अब जल का घनत्व आएगा। फिर आएगी हनी, मतलब शहद का घनत्व फिर ज़्यादा होगा। उसके बाद चौक, रुई और लोहा है, इसमें अगर हम बात करें तो उससे फिर आएगा हमारा रुई, जिसको हम कॉटन कह सकते हैं, CO। उसके बाद चौक आ जाएगा CH, और सबसे ज़्यादा घनत्व जो होगा वो होगा आयरन का, जिसको हम Fe कहते हैं, या Fe, या आप I से भी दिखा सकते हो इसको। तो ये घनत्व का क्रम होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोहे का घनत्व होगा क्योंकि इसके एक ही द्रव्यमान में कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो मैंने आपको अभी पहले लेक्चर में सारणीबद्ध करके बताया था, 6 मैंने टॉपिक लिए थे, उसके आधार पर ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंतरों को हमने सारणीबद्ध किया हुआ था। उसके बाद सेकेंड है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इसमें पहला है दृढ़ता। दृढ़ता क्या होती है? जिसे हम रिजिडिटी बोलते हैं, कि कोई सी चीज़ के जो अणु हैं वो आपस में कितने अच्छे से एक दूसरे से बंधे हैं, तो वो चीज़ उतनी दृढ़ होगी। ये गुण ठोसों में पाया जाता है, तो दृढ़ता हो गया कि अंतराणविक स्थान कम होगा और कणों के बीच अंतराणविक बल ज़्यादा होगा, दृढ़ता। संपीडिता, अंतराणविक स्थान ज़्यादा होगा और बल कम होगा, जिससे कि किसी चीज़ को आसानी से दबाया जा सके। तो ये आणविक बल और अंतराणविक स्थान के आधार पर दोनों चीज़ों को हमने समझा, दृढ़ता और संपीडता को। दूसरा है तरलता। तरलता मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बहना। जब किसी चीज़ के, जैसे द्रव में ये तरलता पाई जाती है कि क्योंकि द्रव बहते हैं किधर से? ऊपर से नीचे की तरफ। बर्तन में गैस का भरना, गैस के जो अणु हैं उनके बीच अंतराणविक स्थान ज़्यादा होता है, इसीलिए हम किसी भी कंटेनर में उसे आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि कणों को दबाना आसान है, या आसानी से कंटेनर में भरे जा सकते हैं। दूसरा आकार, किसी वस्तु का आकार कैसे निश्चित होगा? अगर अंतराणविक स्थान कम है, बल अच्छा है, दृढ़ता अच्छी है, तो उसका एक आकार होगा। गतिज ऊर्जा, अगला टॉपिक गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण। जैसे अगर हम यहाँ ठोस, द्रव, गैस की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस के कणों में जो गति है, उस गति के कारण जो उनमें ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। फिर अगला है घनत्व। घनत्व क्या होता है? कि 1 लीटर में कितने कण हैं किसी वस्तु के, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 में इसमें रीजन बताइए, कारण बताएं। कारण बताएं कर प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न है कि गैस पूरी तरह उसी बर्तन को भर देती है जिसमें हम उसे रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के जो कण हैं वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, मूव कर रहे हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। अगला है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्योंकि कणों में गतिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा से भरे कण बार बार बर्तन से टकरा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बार बार बर्तन पे लगा रहे हैं, इससे प्रेशर क्रिएट होगा, दबाव, इसीलिए गैस जो है बर्तनों पर दबाव डालती है, क्योंकि वो निकलना चाहती है, उसके कण में उपस्थित गतिज ऊर्जा बर्तन को ढकेल रही है। अगला लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, ऐसा दृढ़ता गुण के कारण है कि जो अंतराणविक बल है कणों के बीच लकड़ी के वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कण या अणु अच्छे से बंधे हुए हैं, इसलिए मेज जो है वो ठोस कहलाएगी। अगला है इसमें तीसरे में डी है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी में आप हाथ नहीं चला सकते,
क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि ठोस के जो कण हैं या अणु हैं उनमें अंतराणविक स्थान बिल्कुल नहीं है, इसलिए वहाँ हम नहीं चला सकते अपना हाथ, क्योंकि कण अपने स्थान से हटेंगे नहीं। और गैस के केस में जो कणों के बीच जगह है वो है, इसीलिए आप जब भी हाथ चलाएंगे तो गैस हटेगी, क्योंकि कणों के बीच अंतराणविक स्थान है, इसलिए आप हवा में अपना हाथ चला सकते हैं इस तरह। लेकिन अभी कोई यहाँ लकड़ी होती, अलमारी होती तो मैं अपना हाथ आगे ना बढ़ा पाता। अब प्रश्न नंबर 4 है, इसमें सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो कम क्यों होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। जो ठोस है उनका घनत्व क्यों होगा, जैसे कि अगर हम इतनी थोड़ी सी जगह की बात करें तो इसमें बहुत सारे कण हैं इतनी ही जगह में, और इसमें कुछ कण हैं, तो घनत्व किसका ज़्यादा है, इसका, और इसका घनत्व इसकी अपेक्षा कम है, क्योंकि इतनी थोड़े ही जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ें रख सकते हैं, वो इस चीज़ से घनत्व कहलाती है, डेंसिटी, वो कितना डेंस है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि ठोस पदार्थ अपेक्षा द्रवों से घनत्व का, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम क्यों होता है, क्योंकि द्रव हमेशा बहते हैं, ये जगह स्थिर नहीं रहते, इसलिए कणों की संख्या उनमें कम होती है, कण दूर दूर होते हैं, एक स्थान में उसके कण उतने नहीं मिलते जितने ठोस में मिलते हैं, इसलिए इसका घनत्व ज़्यादा होगा। अब इसमें एक और प्रश्न है जुड़ा हुआ इसी से कि बर्फ पानी पर तैरती क्यों है। इसका कारण क्या है कि जो बर्फ है उसका घनत्व ज़्यादा है और द्रव जो है उसका घनत्व कम है, तो बर्फ उतने ही पानी को हटा पाता है जितना वो स्थान ले रहा है, इसीलिए दोनों चीज़ें बैलेंस है और वो आसानी से उस पर तैर रही है, और धीरे धीरे जब गलेगी तो पानी का लेवल उसी लेवल में आ जाएगा, सेम लेवल में। अब प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो है अवस्था परिवर्तन, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि बर्फ़, जहाँ पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिरता है रुई जैसा, ठंडी के समय जो ओस की बूंदें गिरती हैं, ये सब अवस्था परिवर्तन के कारण ही संभव है। तो अब आगे हम अवस्था परिवर्तन के बारे में जानेंगे। अब हम अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, और यहाँ कारक हम कौन सा ले रहे हैं अवस्था परिवर्तन में, ताप। दाब के कारण भी अवस्था परिवर्तन होता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ताप के आधार पर किस प्रकार अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम ठोस की बात करें, कोई वस्तु ठोस है, जैसे बर्फ़ है, तो बर्फ़ गलेगी तभी वो पानी में बदलेगी अर्थात द्रव में बदलेगी, ठीक। तो ये अवस्था परिवर्तन, कोई चीज़ गलेगी कैसे, बर्फ़ अभी फ्रिज में है तो एक अलग टेम्परेचर पे है, लेकिन अगर हम उसे बाहर निकाल लें, रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू करती है और द्रव में बदलने लगती है। इस चीज़ को हम गलना कहते हैं। और अगर कोई चीज़ द्रव है, जैसे कि जल है, हम उसको इतनी गर्मी दें कि इतना उसका टेम्परेचर बढ़ाने लगे धीरे धीरे, तो सबसे पहले वो खौलेगी, फिर उसमें वाष्प बनना शुरू होगा, वाष्प मतलब गैस, और वो द्रव से गैस में बदल गई, जिस चीज़ को हम क्वथन कहते हैं या खौलना कहते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके आधार पर हो रही हैं, ताप के आधार पर, जब टेम्परेचर बदल रहा है। तो ठोस से द्रव में बदलना गलना कहलाता है, और द्रव से गैस क्वथन कहलाता है, जिसे हम खौलना भी कहते हैं, क्वथन। अब गलनांक और क्वथनांक, अगर हम साइंस के टर्म में आए, अभी तो मैं आपको जनरल टर्म में समझा रहा था कि अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि गलना हम सब अपनी जनरल लाइफ में बोलते हैं कि कोई चीज़ गल रही है या खौल रही है, लेकिन गलनांक और क्वथनांक क्या है। अब साइंस में हर चीज़ एक गणित को लेकर चलती है, क्योंकि विज्ञान और गणित का आपस में एक संबंध है। तो गलनांक और क्वथनांक की गणितीय स्वरूप को दिखाते हैं। जैसे गलनांक किसी वस्तु का क्या है, गलनांक वो कम से कम तापमान है कि इतना तापमान कम से कम दे दिया जाए कि कोई भी ठोस जो है वो गलना शुरू हो जाए, वो द्रवावस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाए उसका, तो वो गलनांक है। गलनांक जो है वह न्यूनतम तापमान है जिस पे कोई वस्तु पिघलना शुरू होती है। इसी तरह क्वथनांक क्या है, क्वथनांक भी वह टेम्परेचर है जिस पे कि कोई चीज़ इतना हम तापमान दे दें उसको कि वो चीज़ खौलना शुरू हो जाए। अगर हम पानी की बात करें तो गलनांक उसका कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड होता है गलनांक, और केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन बोलेंगे हम इसे, और ये 100 सेंटीग्रेड होता है क्वथनांक। और अगर गलनांक की बात करें तो 373 केल्विन, ये इसका क्वथनांक होगा अगर हम जल की बात कर रहे हैं तो।
अब जल ही ऐसी वस्तु है जो तीनों अवस्थाओं में हमें मिलती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में। ये प्रश्न आता है कि ऐसी कोई वस्तु बताइए, चीज़ बताइए जो ठोस भी हो, द्रव भी हो, गैस हो। तो हम किसका उदाहरण दे सकते हैं? पानी का। पानी ठोस भी है, ठोस रूप में वो बर्फ है, द्रव रूप में वो जल के रूप में आपको दिखती है जिसे हम पीते हैं, और गैस के रूप में वाष्प के रूप में उपलब्ध है। अब कुछ CBSE में प्रश्न इसी आधार पर पूछे गए हैं, जैसे कि अगर आपके हाथ में पानी अभी हम लगा दें, आप जैसे बैठे हैं पानी लगा दें, तो आपको हाथ में ठंडा क्यों महसूस होने लगता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपके जो हाथ है उसमें पहले से उसका कुछ टेम्परेचर है हाथ का, और जब हम पानी लगाते हैं तो पानी उसी टेम्परेचर को लेके उड़ने की कोशिश करता है, और जब वो उस टेम्परेचर को लेके उड़ जाता है तो आपके हाथ के उस जगह का टेम्परेचर गिरता है, और जिससे आपको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि तापमान कहीं कम होगा तो ठंडा लगेगा। तो वो जो हीट है जो आपके हाथ में पहले से, वो कौन सी हीट है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी हीट है। तो वो हीट क्या है? उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट बोलते हैं हम उसे, हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा, या आपको अभी अपनी किताब देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, तो प्रसुप्त उष्मा भी लिखा हुआ उसमें। प्रसुप्त मतलब छुपी हुई उष्मा, ऐसी उष्मा जो छुपी हुई है। जब ठोस जो है गलना शुरू होता है और द्रव में बदलता है, तो इस ठोस की भी कुछ गुप्त उष्मा होती है। जैसे पूछा जाता है कि बर्फ की गुप्त उष्मा ज़्यादा होती है कि जब वो द्रव बन जाता है तब, तो इस केस में गुप्त उष्मा कम होगी, क्योंकि कुछ गुप्त उष्मा अभी इसके अंदर छुपी हुई है। लेकिन जब पूरी तरह ये द्रव में गल गया, इसकी पूरी की पूरी गुप्त उष्मा, और जो हमने अलग से हीट दी वो सारी हीट अब उसको पानी अवस्था में ले आई है, तो इसका जो है ज़्यादा होगा गुप्त उष्मा। सेम टेम्परेचर पे बर्फ के कणों के गलन उष्मा ज़्यादा होगी कि द्रव की गलन उष्मा ज़्यादा होगी? तो किसकी ज़्यादा होगी? द्रव की, क्योंकि द्रव में वो गलन उष्मा जो ठोस में छिपी हुई थी वो द्रव को मिल चुकी है। ऐसे अगर हम क्वथन उष्मा की बात करें, क्वथन के केस में जो गुप्त उष्मा है वो द्रव की गुप्त उष्मा ज़्यादा होगी कि गैस की? तो किसकी ज़्यादा होगी? गैस की। कि सेम टेम्परेचर पे गर्म पानी की गुप्त उष्मा ज़्यादा है कि गैस की? तो किसकी ज़्यादा होगी? गैस की, क्योंकि गैस के जो कण हैं वो द्रव की गुप्त उष्मा को भी ले चुके हैं। जो हमने बाहर से टेम्परेचर दिया था वो तो है ही, जिसको हम विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। जो बाहर से हम टेम्परेचर देते हैं वो क्या होती है? वो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट उष्मा, जिसे हम बाहर से देते हैं। विशिष्ट उष्मा, इसे आप हमेशा बाहर से देते हो। जैसे यहाँ 100 सेंटीग्रेड आप, या कोई भी टेम्परेचर जो आप बाहर से दे रहे हैं, 90 सेंटीग्रेड या 80 सेंटीग्रेड, जो भी टेम्परेचर बाहर से दोगे वो विशिष्ट उष्मा होगी। और कुछ हीट पहले से किसी चीज़ के अंदर रहती है, वो हीट जो है वो कौन सी हीट होती है? लैटेंट हीट, जिससे हम गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। तो हमने अभी इसमें क्या क्या जाना? गलनांक, क्वथनांक क्या है, और गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है, क्वथन की गुप्त उष्मा क्या होती है, एक ही टेम्परेचर पे कैसे जो है किसी द्रव की गुप्त उष्मा किसी भाप की गुप्त उष्मा में क्या अंतर होता है। इसी तरह एक ही हीट पे ठोस की गलन की उष्मा और द्रव की गलन की उष्मा में क्या अंतर होता है। तो ये इन सभी पर CBSE में प्रश्न छोटे छोटे आ चुके हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न आपसे डिस्कस ही किया कि हाथ में एसीटोन लगा है, या आप स्प्रिट लगा है, या पानी लगा है, तो उस जगह का टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है? तो ये सब गुप्त उष्मा पर ही आधारित है कि हमारे हाथ की जो गुप्त उष्मा है वो कम होती है। इसी तरह हम जो पानी का घड़ा होता है उसमें जो है पानी कैसे ठंडा रहता है, इसको ये भी गुप्त उष्मा पर आधारित है, आगे हम बात करेंगे। हम ऐसे गर्मी के दिनों में अपने घर के बाहर पानी क्यों डालते हैं? ये भी सब क्या होता है कि उसकी अभी जो बाहर का हमारा जो भाग है, घर का हिस्सा है, वो सूरज की रोशनी के कारण गर्म है। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उसका हीट कम होता है, क्योंकि पानी के कण उस गर्म मिट्टी की जो उष्मा होती है उससे लेके उड़ जाते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है बाहर के जगह का। इससे हमारे घर उस स्थान पे ठंडा हमें महसूस होता है। अब ताप के आधार पर कुछ और परिवर्तन है, जिसमें द्रव अवस्था में बिना वस्तु आए सीधे ठोस से गैस रूप में बदल रही है। जैसे ऊर्ध्वपातन की हम बात करें, कपूर, नैपथीन बॉल्स, कपूर जब हम जलाते हैं तो वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। ऐसे नैपथीन बॉल जो हम कपड़ों के बीच रखते हैं, वार्म्स और इनको झिंगुर वगैरह को हटाने के लिए,
तो वो भी क्या है, नेपथलीन बॉल्स भी सीधे बिना लिक्विड फॉर्म में आए वो गैस में चेंज होती रहती है, उसी की स्मेल से रिपल होते हैं हमारे जो कीटाणु हैं या वर्म्स हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कि तापमान मिल रहा है, हम मैच स्टिक को लिट किए, उससे कपूर को जलाए, एक टेम्परेचर दिए कपूर को, और कपूर ऊर्ध्वपातन के कारण, सब्लिमेशन के कारण सीधे गैस स्टेज में चेंज हो गया। इसी तरह कोई चीज़ गैस है, जैसे CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 को हम इतना उसका टेम्परेचर डाउन कर दें कि वो सीधे ठोस में चेंज हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफाइड CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, प्रशीतित या शुष्क कार्बन। इसका इस्तेमाल हम शीतलक के रूप में करते हैं, जैसे नाभ की रिएक्टर्स हैं, उनमें जब एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ठोस CO2 का यूज करके हम टेम्परेचर को वहाँ डाउन करते हैं, कम करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण ये भी ताप के ही आधार पर अवस्था परिवर्तन है, जिनमें द्रव अवस्था में बिना चेंज हुए ठोस गैस में और गैस ठोस में बदल रहा है। अब अगला अवस्था परिवर्तन हम दाब का पढ़ेंगे। अब अवस्था परिवर्तन हम दाब के आधार पर देखेंगे। दाब द्वारा हम संपीड़ित कर सकते हैं, संपीडन जिसको हम बोलते हैं। तो दाब के थ्रू हम कंप्रेस करते हैं, किसी चीज़ को दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं। जैसे कि अगर हम गैस के अणुओं की बात करें तो उनके बीच अंतराणविक स्थान अभी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, लेकिन जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अंतराणविक स्थान रिड्यूस होता है, उसमें कमी आती है और वो पास आ जाते हैं। यही गैस द्रव में चेंज हो जाती है और इसका इस्तेमाल जनरल लाइफ में कहाँ हो रहा है। LPG जो हमारा रसोई गैस है घरों में, CNG जिसको हम ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं गाड़ियों में, PNG ये भी एक तरह का पेट्रोलियम गैस है जो बड़े शहरों में यूज होता है, जहाँ पे सिलेंडर ना होकर पाइप के थ्रू सप्लाई की जाती है गैस की। O2 सिलेंडर, ऑक्सीजन को भी हम कंप्रेस करके लिक्विफाइड करके द्रवावस्था में चेंज करके कंटेनर्स में भरते हैं और यूज करते हैं। अब संपीड़न तो कुछ जो मानव खुद करता है, कुछ नेचुरल संपीड़न के भी उदाहरण है, जैसे कोयला भी संपीड़न से ही बना है। जब बहुत बड़े बड़े जो वृक्ष थे और ऐसा माना जाता है डायनासोर जो कि दब गए ज़मीन के अंदर, वो भी कंप्रेशन और संपीड़न के कारण पेट्रोलियम और कोयले में चेंज हो गया, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। तो कंप्रेशन नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली आप लैब में भी करते हैं, जो LPG, CNG, PNG और O2 को कंटेनर में फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेशन गुण। यहाँ पे मुख्य कारक कौन है, दाब क्या होता है कि किसी एरिया पर हम कितना प्रेशर लगाएं, जैसे या किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को, बल को हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर से हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं और उसका कई तरीके से यूज करते हैं। तो ये अवस्था परिवर्तन दाब के आधार पर। अब अगला अवस्था परिवर्तन जो है, हम दाब और ताप की बात कर चुके हैं कि ताप के आधार पर किस तरह अवस्था परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में चेंजेस होते हैं। उसी तरह अवस्था परिवर्तन दाब के बारे में पढ़ लिया हमने, जो संपीड़न वगैरह होता है, संपीड़न के बारे में पढ़ा। अब अवस्था परिवर्तन एक कारक से और होता है, जो है कण की गतिज ऊर्जा। हमेशा कणों में कुछ इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो उस पदार्थ की सतह को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। जैसे हम अगर द्रव की बात करें, किसी भी कटोरी में अगर द्रव रखा हुआ है, वाटर है इसमें, तो और ऊपर से सन एनर्जी इस पर पड़ रही है, अगर यहाँ पे सन है और सन एनर्जी इस पर पड़ रही है, हीट एनर्जी, तो इसमें क्या होगा कि इसके कुछ अणु ऐसे होंगे जो इसकी सतह को छोड़कर ऊपर जाएंगे, भागने लगेंगे। उनमें इतनी गतिज ऊर्जा हो कि सन एनर्जी से इतनी हीट मिल जाएगी कि वो इसकी सतह को छोड़कर अब ऊपर उड़ने लगे हैं, जो कि क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये किस तापमान पे होता है, क्वथनांक जो होगा, जैसे 100 सेंटीग्रेड हम जानते हैं कि क्वथनांक होता है वाटर का, उससे कम टेम्परेचर पे ही, जैसे आप पानी को गैस पे रखे और वो गर्म होना शुरू हुआ, कुछ ही देर में खौलने से पूर्व ही उसमें वाष्प उठना शुरू हो जाता है। उसके कुछ कणों को इतने टेम्परेचर मिल जाते हैं, खासकर उन कणों को जो इस सतह पर आ गए, एकदम ऊपरी सतह पर, कि वो इसको छोड़कर ऊपर भागने लगते हैं वाष्प के रूप में, जिसे हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब वाष्पीकरण हमारे दैनिक जीवन में हम कई उदाहरणों में देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमने पानी रखा हुआ है ग्लास में, अगर उसे धूप में रख दें
तो पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है कि सन के टेम्परेचर से वो जो है पानी के जो कण हैं वो धीरे धीरे उसकी सतह छोड़ देते हैं, लेयर बाय लेयर पानी घट जाता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उनमें जो कुछ कारक हैं, पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा है आर्द्रता जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं अंग्रेजी में, तीसरा है तापमान और चौथा है वायु की गति। ये सभी वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। सतह का क्षेत्रफल कैसे वाष्पीकरण को प्रभावित करता है? जैसे इस प्याली में मैंने उदाहरण बताया, अगर ये प्याली में ना होकर एक लंबे से थाली में पानी होता तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसमें तेज होगी? जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया है, अतः क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। कटोरी की अपेक्षा इस तस्तरी या थाली में वाष्पीकरण अधिक तेजी से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अब पानी फैल गया, इसके कण फैल गए, अब वो तेजी से उड़ेंगे। जो यहाँ लेयर बाय लेयर करके गायब हो रहे थे, अब वो तेजी से भाग सकेंगे सतह को छोड़कर। तो सतह का क्षेत्रफल इस तरह से वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। दूसरा आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हम देखते हैं उमस होती है, पानी में हवा में पानी के जो कण मौजूद रहते हैं जितना ज़्यादा मौजूद होंगे उतनी ज़्यादा वायु आर्द्र होगी। अब आर्द्रता के केस में वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पानी पहले से ही हवा में है तो कोई भी टेम्परेचर, चाहे वो सन एनर्जी है या हम कहीं से टेम्परेचर दे रहे हैं, तो कुछ टेम्परेचर उस पानी को ख़त्म करने में लग जाएगा। जो हवा में ऑलरेडी पानी है तो कुछ उसमें लॉस हो गया, इसलिए क्या होगा? टेम्परेचर कम मिल पाएगा लिक्विड को, इसीलिए उसका वाष्पीकरण धीमा हो जाएगा। तो आर्द्रता अगर ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, अगर आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर हम तापमान की बात करें, तापमान मतलब हीट, उसमें ऊर्जा या टेम्परेचर हम जो दे रहे हैं, तो तापमान जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। जैसे सुबह की अपेक्षा दोपहर में अगर वाष्पीकरण की दर तेज होगी, सुबह जो है वाष्पीकरण धीमा होगा क्योंकि उतना तीव्र नहीं है सन के जो रेज हैं। लेकिन अगर हम आफ्टरनून की बात करें, दोपहर की, तो सन रेज इतनी इंटेंसिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है, उस समय वाष्पीकरण बढ़ जाता है, अर्थात उनका टेम्परेचर बढ़ गया है। इसीलिए तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। अब वायु की गति, आसपास की हवा, अगर हवा स्थिर है, हवा नहीं हो रही, चल नहीं रही है, तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर अच्छी होगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर वायु में गति है तो वो वाष्पीकरण को प्रभावित करेगी, वायु की गति। अब वाष्पीकरण की कुछ प्रश्न देखते हैं, इसका जनरल उदाहरण हमारी लाइफ में। तो वाष्पीकरण में जो है ये वायु की गति अगर अधिक होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, वायु की गति बढ़ने से प्रक्रिया वाष्पीकरण की तेज हो जाती है। तो ये इतने कारक हैं, सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता, तापमान और वायु की गति, जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अगर लिखने को आता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार पूर्वक बताइए बड़े प्रश्न में, तो आप इन सब को बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। और प्रश्न अगर लघु आता है या अति लघु में आता है तो आप केवल कारकों के नाम लिखोगे।